नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इस वक्त की बड़ी खबर चार धाम यात्रा को लेकर सामने आ रही है। चार धाम यात्रा पर जो गाइडलाइंस जारी किए गए थे उसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां कल तक चार धाम यात्रा के दौरान कोरोना की टेस्टिंग अनिवार्य थी, लेकिन अब बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि कोरोना की टेस्टिंग अब अनिवार्य नहीं है। आपको बता दें, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की प्लानिंग करने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब यात्रा पर जाने से पहले कोरोना जांच करवानी या यात्रा के दौरान वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। इस संबंध में उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, कोविड जांच को लेकर भ्रम की स्थिति अब दूर हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक बैठक में मुख्य सचिव एस संधू ने ये निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने चार धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए निर्देश दिए कि अग्रिम आदेशों तक यात्रियों और श्रद्धालुओं को राज्य की सीमा पर होने वाली असुविधा और भीड़ से बचाव के दृष्टिकोण से कोविड-19 जांच, टीकाकरण प्रमाण पत्र या अन्य किसी प्रकार की चेकिंग की अनिवार्यता अब नहीं होगी। आपको बता दें, चार धाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां कल तक चार धाम यात्रा के दौरान कोरोना की टेस्टिंग अनिवार्य थी, अब खबर यह आ रही है कि कोरोना की टेस्टिंग अनिवार्य नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए यह बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की प्लानिंग करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब राहत भरी खबर सामने आई है। अब यात्रा पर जाने से पहले कोरोना जांच करवाना या यात्रा के दौरान वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य नहीं है। इस संबंध में उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय पांडे जुड़ गए हैं। अजय, चार धाम यात्रा को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है कि चार धाम यात्रा के दौरान कोरोना टेस्टिंग अब जरूरी नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए कितनी राहत भरी खबर है ये? देखिए, उत्तराखंड में जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए बड़ी राहत भरी खबर ये है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जितने भी श्रद्धालु आएंगे उन सारे श्रद्धालुओं का जो कोरोना टेस्ट होगा और वैक्सीनेट है या नहीं है, इस बात की भी जानकारी उनसे ली जाएगी। लेकिन चूंकि जब यात्री यहाँ आएंगे तो जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जहाँ पर टेस्टिंग की प्रक्रिया होगी, जाहिर है एक लंबी भीड़ देखने को मिलेगी और ऐसे में तीर्थयात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर के हालांकि पहले प्रदेश के कई मंत्रियों ने अलग अलग बयान जारी किए थे और सबका ये मत था, सबका ये कहना था कि क्योंकि कोरोना के मामले अन्य प्रदेशों में बढ़ रहे हैं और ऐसे में उत्तराखंड को बचाने के लिए संभवतः ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी और लोगों की जांच की जाएगी। लेकिन अजय, कोरोना को लेकर जो पहले फैसला था वो कहाँ गलत था? जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि मुख्य सचिव ने ये साफ कर दिया है और ये कहा है कि अभी फिलहाल जितने भी लोग आना चाहते हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन तैयार नहीं की गई है। कहीं पर कोई जांच नहीं होगी। बॉर्डर पे वो जहां पर आना चाहेंगे, जैसे आना चाहेंगे वो आ सकते हैं। उसके बाद से हरिद्वार के बाद से जो ऋषिकेश का एरिया पड़ेगा, यहाँ पर ये जरूर जांच की जाएगी कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं कराया। चारों धामों में जाने के लिए तीर्थयात्रियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये अनिवार्य है। मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में अब मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है और बिना मास्क के कोई भी अगर व्यक्ति पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया पूरे भारत भर में विभिन्न जगहों पर लगाई जा रही है, क्योंकि बीच में लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया था। अब चूंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ उत्तराखंड में चारों धामों में दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में तीर्थयात्री आएंगे और चूंकि कोरोना के मामले भी अब बढ़ने लगे हैं, ऐसे में एक तीर्थयात्री से ये मामले कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, ऐसा संभव है। लेकिन सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड में अभी कोरोना के मामले काफी कम है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर ये आंकड़ा शून्य का देखने को मिला है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार ने कोशिश की है और एक संदेश देने का प्रयास किया है कि चूंकि तीर्थयात्री अब 2 साल के बाद भारी तादाद में यहाँ आने वाले हैं, तमाम जो प्रतिबंध पहले लगाए गए थे वो सारे प्रतिबंधों को समाप्त किया गया है। तो ऐसे में अगर तीर्थयात्री शुरुआती दौर में आते हैं और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो वो एक गलत संदेश होगा और तीर्थयात्रियों को काफी परेशानी होगी।
तो तीर्थयात्री अगर अपने घर जाएंगे, अपने गंतव्य जाएंगे, तो वो यहाँ के उत्तराखंड के बारे में जो छवि है वो गलत पेश करेंगे। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि जो शुरुआती दौर में तीर्थयात्री आए उनको किसी तरह की कोई असुविधा न हो, उनको सभी समुचित सुविधाएं मुहैया कराई जाए। चारों धामों में जाने के लिए उनके लिए पर्याप्त यात्रा वाहन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रोडवेज की ओर से करीब 150 बसें भी। तो श्रद्धालुओं का आना कब से शुरू होगा अजय? देखिए 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी। 3 मई को गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके साथ साथ 6 मई को बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के कपाट और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो ऐसे में 3 मई को जो कपाट खुलने का वक्त है उससे पहले ही लोगों का पहुंचने का क्रम अब शुरू हो गया है। यानी कि जो पहला जत्था है अब वो यहाँ से रवाना होना शुरू हो गया है। हरिद्वार से लेकर के अब ऋषिकेश के रास्ते से अब तीर्थयात्री आना शुरू हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के आधिकारिक तौर पर 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी, क्योंकि उस दिन गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसी तरह से 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो उसके बाद से पूर्ण रूप से यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। लेकिन जो यात्री हैं, तीर्थयात्री हैं, वो धीरे धीरे यहाँ उत्तराखंड में उनके आने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर के अगले 2 दिन के दौरान काफी तादाद में तीर्थयात्री। लेकिन अजय, बड़ा सवाल ये भी है, क्या राज्य सरकार का ये फैसला प्रदेश में कोरोना विस्फोट का कारण तो नहीं बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ये संशय और आशंका करना लाजमी है, क्योंकि पहले भी सभी लोगों ने जो कोरोना काल के दौरान कई दंश झेल चुके हैं, लोगों ने अपनों को खोया है और कई लोग अभी भी उस दंश को झेल रहे हैं। अभी परेशानियों का सामना करना उनको पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे हालात जो है वो सामान्य नहीं है। लेकिन जो आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आंकड़े उत्तराखंड में अभी फिलहाल काफी कम है और संभवतः इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से ये कोशिश की गई होगी, ये कवायद की गई होगी कि अभी जो नई SOP लागू होगी, SOP की तैयारी की जा रही है, वो अभी SOP बन के तैयार नहीं है। तो ऐसे में फिलहाल जो फौरी तौर पर तीर्थयात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की बात प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है और ये कहा गया है कि जो भी तीर्थयात्री उत्तराखंड में आना चाहता है वो बेरोक टोक यहाँ उत्तराखंड में सारे जगहों पर जा सकता है, सारे तीर्थस्थलों पर जा सकता है और अपने आराध्य देव के दर्शन कर सकता है, पुण्य का लाभ कमा सकता है। लेकिन जैसा अभी आपने भी एक आशंका व्यक्त की है, तो ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार की ओर से एक नई गाइडलाइन जारी की जाएगी और तमाम प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे, क्योंकि संभवतः कोरोना के मामले यहाँ उत्तराखंड में बढ़ सकते हैं, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों से भारी तादाद में तीर्थयात्री यहाँ आएंगे और जाहिर है कि विभिन्न जगहों पर जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो संभव है कि कुछ तीर्थयात्री ऐसे भी निकल के सामने आ सकते हैं जिनके अंदर कोरोना के लक्षण पाए जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अजय। तो आपको बता दें कि कोविड जांच को लेकर भ्रम की स्थिति अब दूर हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक बैठक में मुख्य सचिव SS संधू ने ये निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने 4 धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए निर्देश दिए कि अग्रिम आदेशों तक यात्रियों और श्रद्धालुओं को राज्य की सीमा पर होने वाली असुविधा और भीड़ से बचाव के दृष्टिकोण से कोविड-19 जांच, टीकाकरण प्रमाण पत्र या अन्य किसी प्रकार की चेकिंग की अनिवार्यता अब नहीं होगी। चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस महकमा पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें, आने वाले 3 मई को
शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रा की शुरुआत से लेकर समापन तक पुलिस महकमा पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त रहता है। यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय की ओर से अपनी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात को कंट्रोल करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। इस बार पुलिस प्रशासन ने खुद को बेहतर साबित करने की बात कही है। यात्रा मार्ग के कुछ हिस्सों में सड़कें सिंगल लेन हैं, जिसको लेकर यातायात व्यवस्था में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। इस लिहाज से पुलिस के सामने यातायात व्यवस्था और कुछ एक इलाके में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाना एक बड़ी चुनौती होगा। वहीं अब पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार व्यवस्थित पार्किंग सुविधा का भी चिन्हीकरण किया जा रहा है, जिससे यात्रियों में आने वाले लोगों को बेहतर पार्किंग की व्यवस्था मिल सके। सबसे पहला चैलेंज तो भीड़ का ही है, क्योंकि हमें ऐसे आभास लग रहा है कि काफ़ी भीड़ आने वाली है, और भीड़ प्रबंधन और फिर उसका ट्रैफिक प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और जो नेक्स्ट फेज़ में आपदा का चैलेंज हर साल आता ही है बरसातें शुरू होने पे, तो मिड जून के बाद वो वाला चैलेंज भी है। तो इन तीनों के लिए हम तैयार हैं अपनी ओर से। यद्यपि ट्रैफिक में अगर बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, विशेषकर केदारनाथ में, तो ट्रैफिक में थोड़ी दिक्कत आने की संभावना है, क्योंकि रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक अभी रोड सिंगल ही है और वहाँ पार्किंग बहुत कम है। तो उसके लिए हमने कुछ प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कहीं पार्किंग ढूंढ रहे हैं। तो ये हमारी तैयारी है। चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं बात अगर धर्म नगरी हरिद्वार की करें तो हरिद्वार से चार धाम यात्रा के लिए गुजरात से आए श्रद्धालुओं का आज पहला जत्था माया देवी के प्रांगण से रवाना हुआ। यात्रियों को चार धाम रवाना करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। बता दें, चार धाम यात्रा को जाने वाले पहले जत्थे में गुजरात से आए जोशी परिवार के लगभग 40 लोग शामिल हैं। चार धाम यात्रा को लेकर जहां व्यापारी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, चार धाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार से चार धाम यात्रा के लिए गुजरात से आए श्रद्धालुओं का आज पहला जत्था माया देवी के प्रांगण से रवाना हुआ। वहीं यात्रियों को चार धाम रवाना करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। आपको यह भी बता दें कि चार धाम को जाने वाले पहले जत्थे में गुजरात से आए जोशी परिवार के लगभग 40 लोग शामिल हैं। चार धाम यात्रा को लेकर जहां व्यापारी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, जो हमारा माया देवी प्रांगण एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। वहाँ से चार धाम यात्रा का शुभारंभ किया गया है, और सबसे पहला दल जो हमारा चार धाम यात्रा में जा रहा है हरिद्वार से, वो गुजरात के हमारे श्रद्धालु हैं, और सरकार ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पर्यटन मंत्री जी लगातार किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी सारी व्यवस्थाएं बड़ी चकाचौंध हों, इसके लिए हर रोज़ मॉनिटरिंग करते हैं और अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो भी हमारे उत्तराखंड में श्रद्धालु आएंगे वो हमारे अतिथि हैं। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव है। किसी भी यात्री को, किसी भी दर्शनार्थी को कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार हमेशा उस पर निगाह रखी हुई है। देखिए, पहली बात तो आज बहुत शुभ दिन है। आज हमारी चारधाम यात्रा शुरू हुई है। 2 साल के बाद विधिवत रूप से आज इसका शुभारंभ हुआ। पिछला साल थोड़ा याद करें तो सितंबर अक्टूबर में हम पहली गाड़ी भेज पाए थे, लेकिन इस साल हमने अपने अप्रैल महीने में चारधाम यात्रा शुरू कर दी है। सरकार का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि फ़िलहाल जो भी भ्रम की स्थिति थी, उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण देते हुए ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बिल्कुल कोई RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यात्री
बेफिक्र होकर चारधाम यात्रा पर जा सकते हैं। उसके लिए हम सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ मेरी जो आपने प्रश्न पूछा कि अपेक्षा क्या है, अपेक्षा सरकार से यही है कि ये यात्रा चूँकि हमारे पर्यटन की, हमारे प्रदेश की एक रीढ़ की हड्डी के रूप में व्यवस्थित है, तो इसमें किसी प्रकार का अवरोध ना आए, कोई रुकावटें इस पर ना आए, कोई इसमें ऐसी ताकतें काम ना करें जो इसमें रुकावट पैदा करें, उस पर उनका ध्यान रहे और सरकार यात्रा को सुचारू रूप से चला सके, उस विषय में प्रयास करे। इतना ही हमारा उनसे अनुरोध है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरलीकरण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नज़र आ रही हैं रजिस्ट्रेशन को लेके, ट्रिप कार्ड को लेके, तो हमारा अनुरोध है सरकार इस पर संज्ञान ले और व्यवस्था को बहुत सिंप्लीफाई करे, ना कि उसको उलझाने का काम। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिस्सा लिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में जहां एक और न्यायपालिका की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं विधायिका नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू समेत अन्य राज्य के सीएम भी मौजूद रहे। आपको बता दें, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में जहां एक और न्यायपालिका की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं विधायिका नागरिकों की आशंकाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में बिजली की खपत भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, शनिवार के लिए यानी कि आज के लिए ऊर्जा निगम ने बिजली की रिकॉर्ड 48.32 मिलियन यूनिट डिमांड अपेक्षित की है। इसके सापेक्ष बिजली खरीदने के बावजूद 3.5 मिलियन यूनिट बिजली की कमी है। इस वजह से ग्रामीण कस्बों, छोटे शहरों में 2 से 4 घंटों तक बिजली की कटौती हो सकती है। आपको बता दें, गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में बिजली की खपत बढ़ती जा रही है। शनिवार के लिए ऊर्जा निगम ने बिजली की रिकॉर्ड 48.32 मिलियन यूनिट डिमांड अपेक्षित की है। इसके सापेक्ष बिजली खरीदने के बावजूद 3.5 मिलियन यूनिट बिजली की कमी है, जिस वजह से ग्रामीण कस्बों, छोटे शहरों में 2 से 4 घंटों तक की कटौती हो सकती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय पांडे जुड़ गए हैं। अजय, प्रदेश में बिजली कटौती लगातार देखने को मिल रही है, इसकी वजह से लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बिजली संकट की स्थिति अभी आने वाले समय में जारी रहेगी, जिस तरह से उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की ओर से जानकारी दी जा रही है। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर लिया जाए, लेकिन जो बिजली कटौती है इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 8 से 9 घंटे तक बिजली कटौती का क्रम वो लगातार जारी है। क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम है और गर्मी काफी बढ़ रही है, ऐसे में जो मांग है बिजली की वो ज्यादा हो रही है और उस मांग को उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की ओर से पूरा नहीं किया जा रहा है और मांग को पूरा करने की हालांकि कार्रवाई जरूर की जा रही है, कवायद की जा रही है, लेकिन फिर भी
जो बाजार भाव से बिजली की कीमत मंगाई जा रही है, मुहैया कराई जा रही है, उसमें भी कमियां देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो कई ऐसे क्षेत्र हैं, खासतौर पर उद्योग वाले क्षेत्र हैं, वहां पर भी बिजली कटौती हो रही है और ऐसे में उद्योग भी प्रभावित है। कई ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जहां पर इस समय बिजली का संकट बना हुआ है, वहां पर भी कटौती की जा रही है। हालांकि ऊर्जा विभाग की ओर से आम जनता से अपील भी की जा रही है कि वो मितव्ययता अपनाएं और खास तौर पर जो कार्यालय हैं, उन कार्यालयों के लिए भी एक SOP जारी की गई है, उनसे अपील की गई है और ये कहा गया है कि कार्यालय परिसर में अगर जरूरत न हो तो वहां पर AC की जरूरत न हो तो AC न चलाएं। इसके साथ साथ अगर कार्यालय में उस कमरे में अगर अधिकारी या कर्मचारी न हो तो वहां पर पंखे और लाइट इत्यादि को बंद कर। लेकिन अजय, बिजली कटौती की समस्या से प्रदेश के लोगों को कब तक समस्या का समाधान मिलेगा? देखिए, ऊर्जा विभाग की ओर से जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे MD UPCL अनिल कुमार यादव की बात करें, उन्होंने भी लोगों से अपील की और ये कहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जा रहा है और पूरी कोशिश ये है ऊर्जा विभाग की कि आम जनता को इस गर्मी के मौसम में राहत दे दी जाए। लेकिन रियल टाइम मार्केट की अगर हम बात करें, जहाँ से बिजली की उपलब्धता का प्रयास किया जा रहा है, आपूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ पर उसके बावजूद भी पूरी बिजली यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है ऊर्जा विभाग की ओर से संकट के कारण जो गैस है और कोयले के जो दाम है वो बढ़ गए हैं और क्योंकि तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है, तो इसलिए जो बिजली की मांग है और उपलब्धता है, इसमें काफी अंतर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में प्रयास ये है कि जल्द से जल्द उपभोक्ताओं को इस बड़ी समस्या से निजात दिलाया जाए। लेकिन बार बार ऊर्जा विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि ये जो संकट है सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है, प्रदेश के कई अन्य हिस्से हैं जहां पर इस तरह के संकट देखने को मिल रहे हैं और उत्तराखंड में पूरी कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। हालांकि ऊर्जा विभाग की ओर से पहले भी ये कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन जो माहौल दिख रहा है, जिस तरह की गतिविधियां दिख रही है, इससे अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ऊर्जा विभाग के जो अधिकारी दावा कर रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। इसी तरह से संकट की स्थिति बनी रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अजय। तो आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में बिजली की खपत बढ़ती जा रही है। शनिवार के लिए ऊर्जा निगम ने बिजली की रिकॉर्ड 48.32 मिलियन यूनिट डिमांड अपेक्षित की है। इसके सापेक्ष बिजली खरीदने के बावजूद 3.5 मिलियन यूनिट बिजली की कमी है, जिस वजह से ग्रामीण कस्बों, छोटे शहरों में 2 से 4 घंटों तक की कटौती हो सकती है। अवैध कॉलोनियों की प्लॉटिंग पर लगातार हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का शिकंजा कसता जा रहा है। प्राधिकरण की विशेष टीम ने सुमन नगर रानीपुर क्षेत्र की 6 कॉलोनियों में बुलडोजर चला दिया है। इस दौरान प्लॉटिंग की गई सभी कॉलोनियों में बनी सड़कें और खंभों को ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही इन अवैध कॉलोनी की प्लॉटिंग करने वालों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। सुमन नगर इलाके में प्राधिकरण की टीम JCB लेकर पहुंची। यहां पर अवैध रूप से काटी गई 5 कॉलोनियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। कॉलोनियों में बनाई गई सड़कों और दीवारों पर बुलडोजर चलाया गया। साथ ही यहां पर लगाए गए बिजली के खंभे भी तोड़ दिए गए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर 4 जिलों में 21 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 7 मरीज ठीक हुए हैं। संक्रमित मामले बढ़ने से सक्रिय मामले 100 के पार हो गए हैं। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 92,000 से ज्यादा हो गई थी। देहरादून जिले में 13, नैनीताल में 5, उत्तरकाशी में 2, हरिद्वार जिले में 1 संक्रमित मिला है। कोरोना मरीजों में कोई भी मौत की खबर सामने नहीं आई है। 7 मरीजों ने संक्रमण को मात दे दी है। अब तक 88,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या कम होने से सक्रिय मामले बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।